में प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस फोर्थ पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। मित्रों, सभ्य मानव ने जब से समूह में संगठित होकर जीवन यापन करना सीखा तभी से संभवतः नेतृत्व की शुरुआत हुई होगी। आधुनिक समाजों और सरकारों में जहां जटिल एवं विशाल आकार के संगठन कार्यरत हैं, ऐसे में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और एक समस्या भी है। ये एक आवश्यकता और एक समस्या दोनों के रूप में उभर रहा है। सरकारी एवं निजी प्रशासन से लेकर सामाजिक पारिवारिक कार्यों तक संगठन एवं समूह की समस्त गतिविधियों और कार्यों को वांछित उद्देश्यों की ओर संचालित करने और उनको प्रेरित करने का कार्य नेतृत्व करता है। इसलिए नेतृत्व का होना बहुत जरूरी होता है। नेतृत्व का सामान्य अर्थ किसी संगठन के शीर्ष पर विराजमान कार्यकारी अधिकारी की उस योग्यता में स्थिति से है जो अधीनस्थों या अनुयायियों में प्रेरणाएं उत्पन्न करती हैं। मार्क ट्वेन के अनुसार हम कह सकते हैं, हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा हो, शेरों की उस सेना से बेहतर होती है जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा हो। यानी हिरण की बहुत सारे हिरण हो और उनकी लीडरशिप यदि शेर कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे शेर हो और उनका लीडर यदि एक हिरण हो तो ये अच्छी बात नहीं है। मित्रों, विश्व इतिहास की बहुत सारी युगांतरकारी घटनाएं, राष्ट्रों के उत्थान पतन की कहानियाँ, सफल या विफल नेतृत्व बहुत सारा हमें कुछ बताती हैं कि किसका नेतृत्व सफल रहा, किसका नेतृत्व खराब रहा। हालांकि नेता के पास अपने अनुयायियों या समूह को निर्देशित करने की सत्ता होती है, तथापि हमेशा दंड एवं भय से संगठन के कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन करना भी संभव नहीं होता है। आधुनिक प्रशासनिक संगठनों में जहां नौकरशाही की एक विशिष्ट कार्यशैली के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का राजनीतिक परिवेश होता है, ऐसे में नेतृत्व का कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेतृत्व करना आसान नहीं होता है। भारत सहित अधिकांश विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक संगठनों में कुशल नेतृत्व की समस्या हमेशा से विद्यमान रही है। यही कारण है कि सैद्धांतिक दृष्टि से श्रेष्ठतम नीतियां एवं कार्यक्रम होने के बावजूद भी हमारे प्रशासनिक संगठन जो है क्रियान्वयन के स्तर पर प्राय विफल सिद्ध हुए हैं, क्योंकि प्रभावी नेतृत्व का अभाव रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि संगठन में आने वाले सभी व्यक्ति इस बात से पूर्णतया परिचित नहीं होते कि उस संगठन का वास्तविक लक्ष्य तथा रणनीति क्या है। अधिसंख्यक कार्मिक अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और मान्यताओं के साथ केवल प्रतिदिन के संगठनात्मक क्रियाकलाप निपटाते रहते हैं। इसलिए नेतृत्व का ये बहुत गंभीर दायित्व हो जाता है कि वह सभी कार्मिकों एवं इकाइयों में समन्वय स्थापित करे। तो जहाँ हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो हम नेतृत्व के बारे में कह सकते हैं कि प्रशासनिक संगठनों में शीर्ष पर विराजमान जो कार्यकारी अधिकारी है उसे हम उस संगठन का नेता या उसके कार्यों को नेतृत्व के रूप में देख सकते हैं। किंतु प्रत्येक प्रबंधक नेता नहीं होता और न ही प्रत्येक नेता प्रबंधक होता है। तो हमें यहाँ उसका अर्थ जान लेना चाहिए, मीनिंग जो है वो समझ लेना चाहिए। तो अंग्रेजी शब्द लीड से LEAD लीड से लीडर बना है, LEADER लीडर बना है और लीडर से लीडरशिप बना है। अब शब्दकोशीय दृष्टि से लीड शब्द के अर्थ देखें तो लीड के कई अर्थ हैं, जैसे आगे होना, उच्च होना, सर्वोत्तम होना, प्रसिद्ध होना या मार्गदर्शन देना इत्यादि। तो मित्रों, लीडर वह व्यक्ति है जो लीड करता है। और SHIP का अर्थ है किसी व्यक्ति या परिस्थिति से है, अर्थात लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता या स्थिति है जो दूसरों को राह दिखाने का काम करती है। नेता तथा नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्र तथा मित्रता में है। परिभाषा के रूप में देखें तो जॉर्ज R. टेरी ने कहा है, नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु उन्हें प्रभावित करता है। इसी प्रकार से आर्डवे टीड ने कहा है, नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अनुयायियों से कुछ करवाने की योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी जो है कुछ करने को तत्पर होते हैं।
ये जो नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं, इस नेतृत्व में 3 बातें होती है, यानी नेतृत्व जो होता है, लीडरशिप 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला है व्यक्ति यानी नेता होना चाहिए, दूसरा अनुयायी होने चाहिए, लोग होने चाहिए, और तीसरा परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक योग्यता है, परिस्थितिवश या जानबूझकर प्राप्त परिस्थिति या भूमिकाएं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने अनुयायियों या अधीनस्थों को किन्हीं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित या मार्गदर्शित करता है। इस प्रकार से नेतृत्व के संबंध में हम सभी भ्रांतियों को यदि दूर करना चाहे तो हम नेतृत्व से ये समझ सकते हैं कि नेतृत्व का अर्थ कोई भय उत्पन्न करना नहीं है। नेता वह है जो अनुयायियों में आत्मविश्वास भी जागृत करे, उनमें आत्मसम्मान और निष्ठा की भावना जो है वो जागृत करें। इसी तरह से यदि कोई केवल आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो ये नेतृत्व नहीं है, बल्कि नेतृत्व की आवश्यक क्रिया है व्यक्ति को। नेतृत्व तो उसमें इस तरह का उत्साह भर देता है, जबकि आज्ञा और आदेश तो कहीं से भी प्रतिदिन प्राप्त होते ही रहते हैं। इसी तरह से किसी भी संगठन या समूह में उच्च पद प्राप्त कर लेना या सत्ता प्राप्त कर लेना ही नेतृत्व नहीं कहला सकता है। प्राय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति तुलनात्मक रूप से कम सत्ता या प्रसिद्धि प्राप्त अधिकारी की बात भी मानता है, उनको सम्मान देता है, कोई इसका अर्थ ये हुआ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई आपका मुख्य अधिकारी नहीं है, शीर्ष कार्यपालिका आपकी नहीं है, कोई उससे अधीनस्थ अधिकारी है, लेकिन उसकी बात आप मानते हैं, उसकी बातों में असर है, उत्साह उत्पन्न होता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो वो भी नेतृत्व करने वाला हो सकता है। हम लोकप्रियता को भी नेतृत्व नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार लोकप्रिय व्यक्ति जो होते हैं, जरूर नहीं है लोग उनके अनुसार ही चलते हो, तो लोकप्रिय व्यक्ति नेतृत्व के योग्य हो ये आवश्यक नहीं होता है। अब हम बात करते हैं नेतृत्व की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो नेतृत्व की विशेषताओं में पहला है, नेतृत्व में अनुयायियों का होना प्रमुख होता है, यानी आपके अधीनस्थ होने चाहिए, आपके समर्थक होने चाहिए, अनुयायी होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए। इसी तरह से कोई भी नेतृत्व हो, उसके उद्देश्य प्राप्ति, उसका लक्ष्य को प्राप्त करने का, उद्देश्य को प्राप्त करने का जो इरादा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना लक्ष्य या उद्देश्य के नेतृत्व नहीं हो सकता। इसी तरह से नेतृत्व में अनुयायियों या अधीनस्थों के आचरण व्यवहार को प्रभावित किया जाता है, नेता का प्रभाव पड़ता है अपने अधीनस्थों पर। इसी तरह से ये गतिशील प्रक्रिया है, यानी संगठन में नेतृत्व हमेशा विद्यमान रहता है, और किसी का स्थानांतरण हो जाए या कोई पद त्याग भी कर दे तब भी कोई दूसरा नेतृत्व आ जाता है। क्रियाशील संबंधों के रूप में यदि देखें तो नेता अनुयायी के जो संबंध हैं वो सदैव अच्छे होने चाहिए, दोनों के अच्छे संबंध होते हैं तभी नेतृत्व प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इसी तरह से नेतृत्व के लिए कुछ परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि परिस्थितियां ही आवश्यकताओं, हितों, दबावों और परिवर्तनों को जन्म देती है। तो नेतृत्व का परीक्षण भी परिस्थितियों में ही होता है, यानी कठिन परिस्थितियां होंगी और उसमें नेतृत्व अच्छी प्रकार किया जाता है तो उसको बहुत अच्छा नेता माना जाता है। नेतृत्व सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति या हित पूर्ति के लिए प्रदत्त प्रेरणा और समूह के प्रयत्नों का सामूहिक या एकीकृत परिणाम भी माना जाता है। इसी प्रकार से प्रशासनिक संगठनों में नेतृत्व सत्ता, निर्णयन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, संचार और समन्वय जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं से भी अंतर संबंधित अवधारणा है, जिससे क्या है, प्रशासनिक कृत्यों को इनसे विश्लेषित करके देखा जाता है। तो नेतृत्व और नेता प्रत्येक संगठन में होते हैं। नेतृत्व कौन कौन से कार्य करता है, यानी एक नेता कौन कौन से कार्य करता है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कार्य बताए हैं। जैसे कि हिक्स और गुलेट ने नेता के 8 महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। पहला कार्य बताया निर्णय देना, नेतृत्व निर्णय देता है। दूसरा सुझाव देता है, उद्देश्य सामने रखता है, उत्प्रेरक का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिनिधित्व करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है और प्रशंसा करता है। इसी प्रकार से डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने भी नेता के 7 कार्य बताए हैं। पहला है समूह के लक्ष्यों का निर्धारण करना, ये नेतृत्व करता है। योजना का निर्माण करता है,
नीति और कार्यविधि का निर्धारण करता है, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है, कुशल कार्मिकों का समूह बनाना और उन्हें संरक्षण देना, अधीनस्थों के व्यवहार का उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना और अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रदान करना। तो नेतृत्व बहुत सारे कार्य करता है। जो इन सभी कार्यों को कर लेता है वही एक अच्छा नेतृत्व कहलाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, नेतृत्व के कार्यों की बात कर रहे हैं। तो जो एक नेता होता है कई भूमिकाओं को अंजाम देता है। यानी एक कार्यकारी अधिकारी जो होता है, मुख्य कार्यपालिका, एक शिक्षक, एक नियंत्रणकर्ता और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी उसको कार्य करना पड़ता है। तो ये एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नेता का प्रमुख कर्तव्य होता है कि उसके विभाग और उसकी इकाइयों में समन्वय बना रहे, वो उनका निर्देशन करता रहे, कार्य विभाजन हो, सत्ता का प्रत्यायोजन हो, उद्देश्यों का निर्धारण, नियंत्रण प्रक्रिया की स्थापना हो, नियोजन, निर्णयन, समन्वय, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना, अनुशासन की स्थापना करना, अनुयायियों को प्रेरणा प्रदान करना, ये उसके मुख्य कार्य कहे जा सकते हैं कि जिन कार्यों को उसे करना ही होता है। और एक अच्छा नेता अच्छा शिक्षक होता है और अच्छा शिक्षक कभी भी बोझ जैसा व्यवहार नहीं करता है। तो इस तरह से नेतृत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी संगठन में। नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि संगठन किस प्रकार से प्रगति करता है। नेतृत्व की कई शैलियाँ होती है, नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं। प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण आता है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। मित्रों, ये सहभागिता शैली भी कही जाती है। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली को सहभागिता शैली भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में क्या होता है, संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। निर्णय में नेता और अधीनस्थ मिलकर भूमिका निर्वाहित करते हैं। नेता अंतिम निर्णय नहीं करता बल्कि क्या है, विकल्प सुझाता है और समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। और नेता ये विश्वास करता है कि अधीनस्थों में क्षमताएं एवं योग्यताएं हैं और सभी का आदर होता है और तनाव एवं संघर्ष नहीं पाए जाते हैं और संगठन में पारदर्शिता को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली होती है जिसमें प्रत्येक अधीनस्थ की बात को सुना जाता है, उस पर विश्वास किया जाता है। नेता एक तरफा निर्णय लेकर उन पर थोपता नहीं है वरन उनसे भी राय करता है और इस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। दूसरी आती है निरंकुश या एकतंत्रीय नेतृत्व शैली। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लोकतांत्रिक शैली से एकदम भिन्न है। इसमें क्या है, एक तरफा संचार होता है क्योंकि निर्णयन में नेता क्या अधीनस्थों से परामर्श नहीं लेता है, वह केवल नीति, निर्णय, आदेश और मार्गदर्शन निर्धारित करता है और स्वयं ही परिवर्तन कर सकता है। संगठन में अन्य सभी को बिना कोई सवाल उठाए केवल उसके आदेश मानने पड़ते हैं। ऐसा नेता जो है समूह से अलग और स्वयं को अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है और उसे अपने अधीनस्थों की, सबॉर्डिनेट्स की क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं रहता है। इस शैली में नेता के व्यवहार या निर्णय का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। ये शैली अधीनस्थों के लिए बहुत कष्टदायी होती है, असंतोष को जन्म देती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में भी कार्मिक जो है उदासीन हो जाते हैं। तो ये निरंकुश या एकतंत्रीय नेतृत्व शैली है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। इसमें एक तरफा निर्णय उच्चाधिकारी के द्वारा ही लिया जाता है। तीसरी एक ऐसी शैली है जिसको अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली कहा जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के नेतृत्व में नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। अधीनस्थ स्वयं की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है काम करने के लिए। संगठन का कार्यकरण एकत्रित नहीं रहता है और इस शैली में नेता स्वयं जो है एक सदस्य की भांति ही काम करता है, नेता के जैसा काम नहीं करता है। और ये शैली भी अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि इससे अराजकता, अव्यवस्था, निराशा और अनुशासनहीनता जन्म लेते हैं। तो सबसे अच्छी यदि कोई नेतृत्व की शैली मानी जाती है, स्टाइल जो लीडरशिप की मानी जाती है, वो लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली मानी जाती है जिसमें जो नेता होता है वो अपने अधीनस्थों से पर्याप्त विचार विमर्श करके और उनको निर्णय के विकल्प बताता है कि क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, विकल्प सुझाता है, अंतिम निर्णय सब मिल करके करते हैं। समूह के सदस्यों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है और वो अधीनस्थों की क्षमताओं और योग्यताओं पर भी भरोसा करता है, सभी का आदर करता है और पारदर्शिता से काम होता है।
ये है नेतृत्व की स्टाइल जो होती है। अब हम बात करते हैं अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं। मित्रों, संगठन के शीर्ष पर जो नेतृत्व करता व्यक्ति होता है, स्वाभाविक रूप से कुछ विशिष्ट गुण होने चाहिए जो दूसरों को, सहयोगियों को, अधीनस्थों को, अनुयायियों को प्रभावित कर सके। तो वास्तव में एक आदर्श व्यक्ति, नेता जो है एक आदर्श व्यक्ति जैसे गुणों से युक्त होना चाहिए। और चूंकि सर्व गुण संपन्न व्यक्ति का मिलना तो असंभव है, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे गुण तो होने ही चाहिए, जिसमें कि 4 गुण चेस्टर बर्नार्ड ने 4 गुण बताए हैं जो कि अति आवश्यक है। यानी उसके अंदर ये 4 गुण होने चाहिए। पहला, जीवन शक्ति तथा सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा है निर्णय की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा गुण प्रोत्साहित करने यानी विश्वास पैदा करने की क्षमता। और चौथा है उत्तरदायित्व एवं बौद्धिक विकास जो है। तो ये 4 गुण जो है व्यक्ति के, नेता के अंदर होने चाहिए। इसी तरह मिलेट ने 8 गुण आवश्यक माने हैं, जिसमें वो कहता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें दूसरे लोगों में रुचि लेने वाला होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, ईमानदारी भी हो, विश्वास पैदा करने की क्षमता हो, निर्णय शक्ति हो और निष्ठा भी हो। टेरी जो है वो कुछ अन्य गुण बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कार्य शक्ति होनी चाहिए, भावनात्मक स्थायित्व हो, मानव संबंधों का ज्ञान हो, व्यक्तिगत प्रेरणा देने वाला हो, संचार कौशल हो, शिक्षा देने की योग्यता हो, सामाजिक कौशल हो और विधिक दक्षता हो। इसी तरह से आईवे टीड ने 10 गुण बताए हैं नेता के लिए, जिसमें वो कहते हैं शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा वाला हो, उद्देश्य और निर्देशन की भावना रखने वाला हो, उत्साह हो, मैत्री भाव एवं स्नेह रखने वाला हो, तकनीकी दृष्टि से निपुणता हो, बौद्धिक ज्ञान, चारित्रिक बल, शिक्षण कौशल, निर्णय क्षमता और विश्वास जो है। इस तरह से एक अच्छे नेता के लिए बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि उसके अंदर गुण नहीं होंगे तो वो ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाएगा। तो किसी को भी संगठन को चलाने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और नेतृत्व के अंदर कुछ गुण होने चाहिए, तभी वो भली भांति संगठन को दिशा प्रदान कर सकता है, निर्देशन कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।